नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समकालीन विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो शेखावटी मिशन के द्वारा तैयार किए गए हैं, इन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथी भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी आपके रिवीजन हो जाए। और पहले हमने इतिहास के क्वेश्चन पढ़े थे तो ज़्यादातर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं शेखावटी मिशन के द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन बैंक में से आए हैं। तो आप जरूर राजनीति विज्ञान का जो पेपर 28 तारीख को है उस पेपर में आपको इस क्वेश्चन बैंक से अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैप्टर नंबर 1 देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, रूस में हुई 1917 की बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? रूस में बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति कब हुई? 1917 में। ये किसके नेतृत्व में हुई? इसका सही उत्तर है ए, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? 1961 में। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ? सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर यानी विश्व के मानचित्र पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ? इसका सही उत्तर है सी, 15 नए देशों का उद्भव हुआ। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी घटना कब घटित हुई ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी यानी 3 नंबर, पहले बी, रूसी क्रांति। पहले रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति हुई। फिर है डी, अफगानिस्तान में सोवियत संघ अस्येप, ये 1979 के अंदर, 1979 में। इसके बाद में बर्लिन की दीवार का पतन, बर्लिन की दीवार का पतन 1989 के अंदर। इसके बाद में सी, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में, 1991 के अंदर। तो आपको 1917 वाली घटना पहले हुई, उसके बाद में 1979, फिर 1989 और 1991। तो ये तिथि आपको याद रखनी है, इनकी अलग अलग। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? इसका सही उत्तर है मध्य पूर्व में संकट। ये नहीं है, बाकी सभी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है, रिजल्ट है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार कब व किसके द्वारा गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा गिरवाई गई। कब? 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत। जर्मनी का एकीकरण होता है और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत होती है। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या था? साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत गणराज्य
रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में, रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। 1922 आपको याद रखना। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बनाए गए सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? वार्सा पैक्ट। याद रखना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वार्सा पैक्ट। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है? पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है? निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन 2 नीतियों को अपनाया? 2 नीतियों के बारे में मिखाइल की 2 नीतियां आपको बतानी है जो उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए अपनाई। एक तो है ग्लासनोस्त यानी खुलापन, और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका कार्यकाल है 1985 से 1991 तक। तो सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे, पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे, उन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में, वादी या सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, उसके विरोध में रूसी क्रांति हुई। यह समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, यानी समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना चाहते। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ? सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाव आंदोलन हुआ? चेचन्या और दागिस्तान में। चेचन्या और दागिस्तान के अंदर। सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम लिखिए। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। एक तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में शीत युद्ध जो चलता था उसकी समाप्ति हो गई। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? पूर्व सोवियत संघ से जो देश स्वतंत्र हुए थे उन देशों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल संगठन का CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स संगठन का गठन किया, जिसको CIS भी कह सकते हैं। चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में टूटा था? चेक और स्लोवाकिया में। चेकोस्लोवाकिया ये 2 भागों में टूट गया, चेक और स्लोवाकिया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1991 में युगोस्लाविया के टूटने से बने 2 राष्ट्रों के नाम लिखिए। बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया यानी युगोस्लाविया 1991 में जब टूटा तो 2 राष्ट्र बने। कौन कौन से? बोस्निया और हर्जेगोविना। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव। औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जोसेफ स्टालिन। स्टालिन के द्वारा औद्योगिकरण का तेजी से विकास किया गया और खेती को बलपूर्वक सामूहिकरण इनके द्वारा किया गया, स्टालिन के द्वारा। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित
रूस में पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा गया। सामूहिक खेती कृषि की प्रणाली समाप्त हो गई। लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई। तो ये शॉक थेरेपी के दो रिजल्ट थे, परिणाम थे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में। यह सोवियत संघ किस वर्ष व कितने राष्ट्रों को मिलाकर के बनाया गया था? 1922 में। सोवियत संघ है जिसका विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ? 1922 में। कितने राज्यों को मिलाया गया? देशों को मिलाया गया, 15 देशों को। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम बताइए। 14 मई 1955 को वारसा सैनिक संगठन बनाया गया। 1989 में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि वारसा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया। किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की? किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लास्नोस्त खुलापन, और ये दो प्रकार की इनकी नीतियां थी। इन नीतियों ने जो सुधार किए थे, उन्होंने सोवियत रूस में सुधार किया। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना। बर्लिन की दीवार, ये याद रखना है, 9 नवंबर 1989। देखो नए नए आ रहे हैं, 9 नवंबर 89, 9 नवंबर 1989। सोवियत रूस में मेनशेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में। सोवियत रूस में मेनशेविक क्रांति 1917 में हुई। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 25 अक्टूबर 1917 में। सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई जो पूंजीवाद के विरुद्ध। मेनशेविक क्रांति तो हुई फरवरी 1917 में, ये पहले हुई, और बोल्शेविक बाद में। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? भूमि, रोटी व शांति। भूमि, रोटी व शांति। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य। 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो पूंजीवादी एवं निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई, उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? 1979 में। 1930 के दशक के भयानक आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? 1930 में जो भयानक आतंक हुआ, उसमें रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? जोसेफ स्टालिन को। जोसेफ स्टालिन को। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या है? सोवियत संघ की संसद का नाम है डयूमा। डयूमा। सोवियत संघ की संसद का नाम डयूमा। शॉक थेरेपी की 3 मान्यताएं लिखिए। राज्य की संपदा का निजीकरण करना। शॉक थेरेपी की 3 मान्यताएं हैं। राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म में बदलना। सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म में बदलना, साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया गया। ये 3 मान्यताएं थी शॉक थेरेपी। निजीकरण और निजी कृषि फार्म में बदलना सामूहिक कृषि को या सार्वजनिक कृषि को, और पूंजीवाद को विकसित करना, मंजूर करना। जयराम पैसा लोग से क्या अर्थ है? माफिया वर्ग। जयराम पैसा लोग से क्या अर्थ है? माफिया वर्ग। चैप्टर नंबर 2, सतह के वैकल्पिक केंद्र। 6 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? 1948 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई। यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया? 1949 में। यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में किया गया। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? मार्च 1957 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? मार्च 1957 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है।
1978 के पश्चात चीन ने कौन सी नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 देश है। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश है? 27 देश है। यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा देश बना? क्रोएशिया। यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य है, वो कौन सा बना है? क्रोएशिया। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? जून 1979 में। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में हुआ। चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया? चीन ने कृषि का निजीकरण 1982 में किया। यूरोपियन संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया? किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया? कौन सी संधि थी? शोगेन संधि, यानी सेलन संधि, जो जून 1985 में हुई। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? 1994 में। 1994 के अंदर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ के कौन से देश UNO की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? फ्रांस। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों है? यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 सितारे है, स्टार है, क्यों है? यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारस्परिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ये जो 12 की संख्या है इसको पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके झंडे में 12 सितारे हैं। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? धान की बलियां। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह धान की बलियां है। आसियान शैली किसे कहा जाता है? आसियान देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान की शैली कहा जाता है। आसियान जो देश है उनकी अनौपचारिक, टकराव रहित, बिना टकराव के और सहयोगात्मक जो मेल मिलाप की नीति है उसको आसियान शैली कहा जाता है। यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2012 में। यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2012 में। एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? जापान। एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? जापान। आसियान किस प्रकार का संगठन है? आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है। आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है। आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। आसियान की स्थापना का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 7 फरवरी 1992 को maastricht संधि के द्वारा। maastricht संधि के द्वारा। आसियान की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैकॉक घोषणा के द्वारा की गई। आसियान की संधि की स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैकॉक घोषणा के द्वारा की गई। आसियान के कितने देश सदस्य हैं? 10 देश सदस्य हैं आसियान के। 1967 में स्थापना के समय इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड व मलेशिया। ब्रुनेई 1994 में ब्रुनेई मिलता है 1994 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में। तो कंबोडिया है वो एक न्यूनतम वर्तमान में जुड़ने वाला देश है। आसियान का पूरा नाम बताइए। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 2-3 बार इसको लिख के देखना, ये आ जाएगा और है भी इंपॉर्टेंट है। सेज का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र।
चीन में ओपन डोर पॉलिसी, मुक्त द्वार की नीति किसने और कब चलाई गई? 1978 में देंग सायोपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। 1978 में देंग सायोपिंग ने। मार्शल योजना क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता दी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी पश्चिम यूरोप को। इसे क्या कहते हैं? मार्शल योजना कहते हैं। तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम से लगाइए। तो तिथि के हिसाब से आपको अलग अलग क्रम बताना है। तो सबसे पहले देखो, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। ये याद रखना है आपको, तभी आप मिलान कर पाओगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001, यानी विश्व व्यापार जो संगठन है उसमें चीन सदस्य कब बना? 2001 में। तो इस प्रकार आपको काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। समेकित कीजिए, मिलान करना है। आसियान की स्थापना 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। तो इनको क्रम से व्यवस्थित नहीं करना है, इनको मिलान आपको करना है। तो ये आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में, आसियान की स्थापना 1967 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब व किन उद्देश्यों को लेकर की गई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में मार्शल योजना के आधार पर की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम यूरोप के देशों की आर्थिक मदद करना था। अब है चैप्टर नंबर 3, समकालीन दक्षिण एशिया। 6 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? चीन। चीन है वो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। निम्न में से वह कौन सी कठिन चुनौती है? जातीय संघर्ष। यह है जातीय संघर्ष। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर कब हस्ताक्षर किए? भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1998 में। 1998 में। दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा? दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा? पाकिस्तान व बांग्लादेश। अब इसमें से रेगिस्तान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। दक्षिण एशिया में स्थित देश जिसमें नस्लीय जातीय संघर्ष से जो पीड़ित रहा है, श्रीलंका। जातीय दक्षिण एशिया में स्थित है ये, और नस्लीय अथवा जातीय संघर्ष से पीड़ित रहा है, यह है श्रीलंका। राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह व अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण किस देश में बना? नेपाल के अंदर। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? नेपाल और भूटान। चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए देश है नेपाल और भूटान। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका। दक्षिण एशिया का देश पूछे तो आपको लिखना है श्रीलंका। सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी। सेना और लोकतंत्र समर्थित जो समूह है उसमें से किसने बाजी मारी? सेना ने। वह देश कौन सा है? पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान, जिसमें सैन्य शासन की स्थापना हुई।
दक्षिण एशिया के केंद्र में अव्यवस्थित वह देश जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है वह है भारत। पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण किए गए 28 मई 1998 को 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और भारत ने भी किया था। कहां पर किए? चंगाई की पहाड़ियों में, अपने पोखरण में किया था और इनके चंगाई की पहाड़ियों में, चंगाई की पहाड़ियों में। सर क्रिक सीमा रेखा विवाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाता है। सर क्रिक रेखा विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। कच्छ के रन गुजरात में यह विवाद है। कच्छ के रन गुजरात में यह जगह है और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य किसने लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया? नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया? 2008 में। 2008 में। श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को आजादी कब मिली? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका किस वर्ष किया गया? 1972 में। सिलोन, श्रीलंका का नाम पहले क्या था? सिंहल द्वीप भी था और उसके बाद में सिलोन का नाम बदल करके श्रीलंका किया गया। शीतकालीन युद्ध सैन्य गुट सीटों, शीतकालीन सैन्य गुट सीटों में पाकिस्तान कब शामिल हुआ? 1954 में। 1954 के अंदर। शीतकालीन युद्ध सैन्य गुट केंद्रीय संधि संगठन सेंटो में पाकिस्तान किस वर्ष शामिल हुआ? 1955 में। सीटो और सेंटो, सीटो के अंदर 1954 में और सेंटो के अंदर 1955 में पाकिस्तान शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? सितंबर 1960 में। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए सितंबर 1960 में। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली? बांग्लादेश को। वह हिमालय देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है जो हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, भूटान। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिटे का श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। यानी 1960 के अंदर जो समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, उस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा। अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुआ? विश्व बैंक की मध्यस्थता से। यानी इसमें मीडिएटर का जो काम किया गया वो विश्व बैंक के द्वारा किया गया। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? सार्क का 14वां सम्मेलन 2007 में। जब सार्क का 14वां सम्मेलन 2007 में हुआ था। वर्तमान में सार्क के 8 देश है। वर्तमान में सार्क के कितने देश है? 8 देश है। अफगानिस्तान को कब मिलाया गया? 2007 में। भारत और चीन के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में। 1962 में। भारत व चीन युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत चीन युद्ध के समय चीन का राष्ट्रपति कौन था? माओ त्से तुंग। भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था 1962 में, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, भारत पाकिस्तान का। 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो इसमें चीन के राष्ट्रपति थे माओ त्से तुंग। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा? 1966 में। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता किस किस के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिट्टे संगठन की मुख्य मांग क्या थी? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन
टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और लिटे संगठन की मुख्य मांग श्रीलंका के तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र का गठन किए जाने की थी। श्रीलंका के जो तमिल जाति के लोग हैं उनके लिए अलग से राष्ट्र बनाने की इनकी मांग थी। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किसके मध्यस्थता से हुआ? रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति कोशिगन की मध्यस्थता से। भारत व सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए? भारत और सोवियत संघ के मध्य 20 सालों के लिए मैत्री संधि हुई अगस्त 1971 में। अगस्त 1971 में। भारत पाक युद्ध कब हुआ जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ? दिसंबर 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने। शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? प्रथम परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया गया 18 मई 1974 को पोखरण के जैसलमेर। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को खेतोलोई पोखरण जैसलमेर में। 2 परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किए गए। भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। भारत द्वारा किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति। दक्षेस यानी सार्क के पहले सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? यानी सार्क की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 के अंदर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकाने व सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 1988 में। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान कब हुआ? 1987 और 1990 तक। इसके लिए कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए श्रीलंका और भारत के मध्य? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट व ऑपरेशन चेकमेट चलाए गए। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब हुआ? किसके समझौते के तहत थी? 1987 में राजीव जयवर्धने के समझौते के तहत। फरक्का संधि क्या है? फरक्का संधि क्या है? गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले को भारत और बांग्लादेश के बीच 1966 में फरक्का संधि हुई। यानी गंगा नदी का जो पानी है उसके हिस्सेदारी को लेकर के भारत और बांग्लादेश में जो संधि हुई वो फरक्का संधि थी। कब हुई? दिसंबर 1996 में। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साप्टा दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? सार्क के 7 सम्मेलन में। सार्क के 7वें सम्मेलन 1993 में। यह समझौता 1995 से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है अध्याय 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसमें से भी 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। यह किसका कथन है? डैग हैमरशोल्ड का। डैग हैमरशोल्ड का। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5 प्रतिनिधि भेज। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आम सभा है तो उसमें कोई राष्ट्र है वो 5 प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा भेज। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैग नीदरलैंड में। हैग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुना जाता है?
9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 9 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? 51। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य 51 है। IMF के कुल कितने सदस्य देश है? IMF के कुल कितने सदस्य है? 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य है? 189 सदस्य है। IMF में सर्वाधिक मताधिकार किस देश के पास है? अमेरिका के पास। IMF में भारत का कितने प्रतिशत मताधिकार है? 2.64%। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है? 6 अंग है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? इसका सही उत्तर है बी, 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्य संख्या पहले 11 थी और बढ़ाकर 15 कर दी गई 1965 में। 1565। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 47। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइंगवली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइंगवली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई वो थे डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, डैग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र के वह महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की तो ये थे बुतरस बुतरस गाली। बुतरस बुतरस गाली। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है सोवियत संघ, रूस। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब? संयुक्त राष्ट्र सदस्य है, मूल सदस्य है, मूल रूप से। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी होता है महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी जो 1 नवंबर 1994 को आजाद हो गया, पलाऊ। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में किन देशों के पास विशेषाधिकार की शक्ति, वीटो पावर है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस के पास। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं बची, न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। G7 के सदस्य देशों के नाम बताइए। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा। भारत इसमें शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अ
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई तथा इसका चार्टर भी इसी दिन लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का की सदस्य संख्या 15 कब हुई? 1965 में 11 से बढ़ाकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संख्या है वो 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 कर दी गई। भारत सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है? स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। आईएईए का पूरा नाम क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जिसकी स्थापना 1957 में वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में वियना ऑस्ट्रिया में हुई। अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किसने व कब किए? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर 14 अगस्त 1941 को हस्ताक्षर किए गए। 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर साइन है वो किए गए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग विश्व व्यापी ताप वृद्धि का मूल कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई भी बढ़ रही है। इसके कारण विश्व के समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है डूब जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? यह मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कुल 15 सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है जिनका चुनाव महासभा करती है। सुरक्षा परिषद के कोई 2 कार्य: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश जारी करना। यूएनओ के प्रतीक चिन्ह में क्या मुद्रित है? दुनिया का नक्शा बना हुआ है। इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं जो विश्व शांति का संकेत देती है। हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाई जाए। हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाई जाए, यह किसका कथन है? चर्चिल का। हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाई जाए, किसका कथन है? चर्चिल का। चैप्टर नंबर 5 देखिए, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें टोटल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखिए, रासायनिक हथियार संधि कब हुई? रासायनिक हथियार संधि कब हुई? इसका सही उत्तर है 1992 में। रासायनिक हथियार संधि 1992 में हुई। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को कौन से देश पर आतंकवादी हमला किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका। वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल का जल स्तर 2 मीटर ऊंचा उठता है तो कौन सा देश सागर में समा जाएगा? मालदीव। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश में है? चीन में। चीन ने भारत पर हमला कब किया था? 1962 में। मुख्यतः सुरक्षा की अवधारणा को कितने भागों में बांटा जाता है? सुरक्षा की अवधारणा को 2 भागों में बांटा जाता है। 1990 के दशक में ब्रिटेन में निम्न में से किस महामारी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था? इसका सही उत्तर है सी, मैड काऊ। मैड काऊ नामक महामारी आई थी, उसके कारण ब्रिटेन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब किया? 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को। विश्व में सर्वाधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में सर्वाधिक सशस्त्र संघर्ष होते हैं। तुत्सी और हुतू जनजाति का संबंध किस देश से है? तुत्सी और हुतू जनजाति का संबंध किस देश से है? रवांडा। इसका सही उत्तर है रवांडा।
निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है उपरोक्त सभी, यानी शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और अपरोध, ये सभी परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व है। निम्न में से कौन सी बीमारी अफ्रीका महाद्वीप को गरीब बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक रही? HIV एड्स। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे कहा जाता है अपरोध। 1990 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष, निम्न में से किन देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी? नव स्वतंत्र देशों, तीसरी दुनिया के सामने। भारत ने सन में परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में किया था। टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने रूप धारण कर लिया है औषधि प्रतिरोधक। मानवाधिकारों को कोटियों में रखा गया है, 3 कोटियों में। मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया है। राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। गठबंधन है वो राष्ट्रहित में बनाए जाते हैं और अगर राष्ट्रहित बदलते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे कहा जाता है अपरोध। भारत ने परमाणु परीक्षण में वह किए 1974, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया और दूसरा 1998 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए। सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। कौन सी सुरक्षा नीति का? परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है वो शक्ति संतुलन भी है। सुरक्षा की धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा कहा जाता है अपरंपरागत। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। विश्व सुरक्षा कहा जाता है। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी ही सुरक्षा है। खतरे से आजादी ही सुरक्षा है, अर्थात किसी भी प्रकार के खतरे से बचना ही सुरक्षा है ताकि मनुष्य अपना जीवन शांतिपूर्ण जी सके। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? सैन्य खतरे को। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सुरक्षा का अर्थ किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा से। शक्ति संतुलन किस आधार पर कायम किया जाता है? सैन्य शक्ति बढ़ाकर, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत बढ़ाकर भी कायम किया जा सकता है। तो शक्ति संतुलन है वो किस आधार पर कायम किया जाता है? सैन्य शक्ति बढ़ाकर, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत को बढ़ा करके। अमेरिका में अलकायदा ने आतंकवादी हमला कब किया? 11 सितंबर 2001 को। नाटो सैन्य गठबंधन का गठन कब हुआ? किसने किया था? अप्रैल 1949 में पूंजीवादी अमेरिका ने। जैविक हथियार संधि कब और कितने देशों के बीच हुई? 1972 में 155 से अधिक देशों के बीच। जैविक हथियार संधि कब हुआ? कितने देशों के बीच हुई? 1972 में हुई और कितने देशों के बीच? 155 देशों के बीच। रासायनिक हथियार संधि कब व कितने देशों के बीच हुई? 1992 में 181 देशों के बीच। रासायनिक जो संधि है वो 1992 में 181 से अधिक देशों के बीच में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और कौन से देशों के बीच हुई? 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? 1968 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई। इसी दिन को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की कितनी और कौन सी कोटियां निर्धारित की? 3 कोटियां निर्धारित की। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, मूलवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकार। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। विश्व की 50% आबादी कौन से 6 देशों में निवास करती है? चीन, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया।
यानी पूरे विश्व की 50% जनसंख्या इन 6 देशों में निवास करती है। आप्रवासी से आप क्या समझते हैं? वे नागरिक जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं। शरणार्थियों से आप क्या समझते हैं? वे नागरिक जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, वो शरणार्थी कहलाते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहा जाता है? आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहा जाता है? वे नागरिक जो किसी कारणवश अपना घर बार छोड़ देते हैं लेकिन राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं, दूसरे देश में नहीं जाते हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे भारत में कश्मीरी पंडित। 2019 में कौन सी महामारी ने दुनिया में भयंकर तबाही मचाई थी? तो कोविड-19, कोरोना ने। पारंपरिक खतरों से कैसे बचा जा सकता है? परस्पर आपसी सहयोग से। भारत के सामने कौन से खतरे मौजूद है? पारंपरिक खतरे और अपारंपरिक खतरे। 1990 के दशक में ब्रिटेन में कौन सी पशु महामारी फैली थी? मैड काऊ। दुनिया में सर्वाधिक HIV एड्स से पीड़ित लोग कौन से महाद्वीप और देश में है? अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश में। आतंकवाद सुरक्षा की कौन सी श्रेणी में आता है? आतंकवाद सुरक्षा की कौन सी श्रेणी में आता है? आतंकवाद सुरक्षा की अपरंपरागत श्रेणी में आता है। 1994 में रवांडा में कौन कौन सी जनजातियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था? 1994 में रवांडा में कौन कौन सी जनजातियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था? तुत्सी जनजाति और हुतू जनजाति के बीच। तुत्सी और हुतू जनजाति। सुरक्षा की 2 धारणाएं कौन सी है? पारंपरिक धारणाएं और अपारंपरिक धारणाएं। सुरक्षा की 2 धारणाएं लिखिए, पारंपरिक और अपारंपरिक धारणाएं। पारंपरिक यानी परंपरागत सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अपरोध का क्या अभिप्राय है? अपरोध से आशय है युद्ध की आशंका को रोकना। अपरोध से तात्पर्य क्या है? युद्ध की आशंका को रोकना। अपरोध युद्ध की आशंका को रोकना। तो इस प्रकार इसको ये बार बार आ रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों का निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना है। निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों का निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? विश्व के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग दर्शाती है। वर्तमान परिदृश्य में नवीन महामारियां कौन सी है? कोविड-19, एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस बी। पाकिस्तान ने भारत पर हमले कब कब किए? 1947-48, 1965 में, 1971 और 1999 में। चीन ने भारत पर हमला कब किया? 1962 में। चीन ने भारत पर हमला कब किया? 1962 में। चैप्टर नंबर 6 देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। 5 अंक के क्वेश्चन इस पाठ में से पूछे जाएंगे। क्लब ऑफ रोम समूह ने लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित की? 1972 में। क्लब ऑफ रोम समूह ने लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में प्रकाशित की। रियो डी जनेरिया सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है इराक। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश इराक है। भारत में मूलवासी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8%। भारत में मूलवासी कुल जनसंख्या का 8% है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑक्सीजन। वैश्विक ताप वृद्धि में मीथेन का योगदान है सर्वाधिक, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? सड़क मार्ग। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? सड़क मार्ग नहीं है। वायुमंडल, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष, ये सब वैश्विक संपदा में शामिल है। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया?
2016 में पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन 2016 में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 1987 में हुआ। चिले में नामक मूलवासी रहते हैं मापुसे, इसको लिख करके याद करना, मापुसे। चिले में नामक मूलवासी रहते हैं मापुसे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा दी 1982 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा दी। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच नदी पर बांध को लेकर विवाद है। तो किस नदी पर बांध को लेकर के? फरात नदी। तुर्की, सीरिया और इराक पर फरात नदी पर जो बांध बन रहा है उसको लेकर के विवाद है। भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? 2001 में। आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे वृक्षारोपण को नुकसान न पहुंचे। इसे तरीका कहा जाता है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का तरीका कहा जाता है। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को जलवायु समझौते का अनुमोदन किया पेरिस में। पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया। पावन वन प्रांतर या देव स्थान को मेघालय में कहा जाता है लिंगदोहै। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? लिमिट्स टू ग्रोथ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब व कहां हुआ? जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब छपी थी? ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब छपी थी? 1987 में। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में छपी थी। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के उदाहरण बताइए। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के उदाहरण बताइए। पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, अंतरिक्ष व समुद्र। क्योटो प्रोटोकॉल कब व कहां हुआ था? दिसंबर 1997 में जापान के शहर क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल कब व कहां हुआ था? दिसंबर 1997 में जापान के शहर क्योटो में। वैश्विक तापवृद्धि के लिए कौन सी गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत गैस के क्षरण के लिए कौन सी गैस को उत्तरदायी माना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से कौन से देशों को अलग रखा गया है? चीन, भारत जैसे विकासशील देशों को। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से कौन से देशों को अलग रखा गया है? चीन, भारत जैसे विकासशील देशों को। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? 2002 में। फिलीपींस के लोगों ने कौन सी ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया? फिलीपींस के लोगों ने कौन सी ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया था? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन का। वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन का। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। विश्व राजनीति के विद्वानों के अनुसार आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा वह क्या कहलाएगा? जल युद्ध। विश्व राजनीति के विद्वानों के अनुसार आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा वह जल युद्ध कहलाएगा। भारत में मूलवासियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। यह कुल जनसंख्या का 8% है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों की परिभाषा कब दी? 1982 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों, अनुसूचित जाति या आदिवासियों के लिए जो परिभाषा दी वो कब दी? 1982 में। पृथ्वी पर कौन से उद्योग को सबसे ताकतवर माना जाता है? खनिज उद्योग को। एजेंडा 21 की आलोचना किस आधार पर की जाती है? इसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर जाता है। रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 170। रियो डी जेनेरिया जून 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 170 देशों ने भाग लिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से बांध के विरोध में चला? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी
कौन सी नदी पर बनने वाले बांध का विरोध किया गया? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी पर बनने वाले बांध का विरोध किया गया? फ्रैंकलिन नदी पर। फ्रैंकलिन नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसका विरोध ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ओशियाना क्षेत्र में कौन से वंश के मूल निवासी रहते हैं? पोलिनेशिया, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया वंश के। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? 1975 में। 1975 में। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम क्यों चल रही है? क्योंकि इसकी संख्या लुप्त होने की कगार पर है। भारत के पावन वन प्रांतर या देव स्थान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में वानी, केकड़ी, ओरान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कौन से महादेश में है? अंटार्कटिका महादेश में। वर्तमान में विश्व के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा है वो अंटार्कटिका महादेश में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी मछली पाई जाती है? क्रिल मछली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्रिल मछली कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ओजोन परत में छेद होने से आप क्या समझते हैं? धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासियों की क्या परिभाषा दी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूल निवासियों की परिभाषा देते हुए इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया जो बहुत लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष पर रह रहे हो तथा जिनकी संस्कृति व सभ्यता विशिष्ट हो। भारत में किस पॉलिसी के अंतर्गत स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य किया गया है? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत। यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की कितने करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट जारी की है मानव विकास रिपोर्ट 2016 में। उसके अनुसार जो विकासशील देश है वहां पर स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। यानी कितनी करोड़ जनता को? 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है भारत के अंदर। चैप्टर नंबर 7 देखिए, वैश्वीकरण। 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 1991 में। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? 2001 में। 2001 में। यूरोपीय अमेरिकी फर्मों ने कौन से पेड़ को पेटेंट कराने का प्रयास किया? यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों ने कौन से पेड़ को पेटेंट कराने का प्रयास किया? नीम को। नीली जींस की लोकप्रियता कौन से देश का सांस्कृतिक प्रभाव दर्शाती है? अमेरिका की। कौन से विचारक मौजूदा वैश्वीकरण को विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था मानते हैं? वामपंथी। दक्षिणपंथी विचारक वैश्वीकरण को कौन से प्रभाव का विरोध कर रहे हैं? सांस्कृतिक प्रभाव का। वैश्वीकरण में सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर किस संस्कृति को थोपा जा रहा है? वैश्वीकरण में सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर किस संस्कृति को थोपा जा रहा है? पाश्चात्य संस्कृति को। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? सांस्कृतिक प्रभाव का। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? 2001 में। कहाँ हुई? पोर्टो अल्गेरे में। पोर्टो अल्गेरे कहाँ स्थित है? किस देश में है? ब्राजील में है। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में प्रवाह है जिसमें विश्व के एक हिस्से के विचार, वस्तु, पूंजी, व्यापार विश्व के दूसरे हिस्से में संचार के माध्यम से पहुंचना ही वैश्वीकरण है। यानी विश्व के एक देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, चाहे वो वस्तु का है, पूंजी का है, विचारों का जो भी प्रवाह है वो वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कारण विश्व में क्या क्या परिवर्तन हुए? प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ। प्रौद्योगिकी के कारण विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों की विश्व में आवाजाही
आसान हुई। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का लेन देन हुआ, विस्तार हुआ। मैकडोनाल्डीकरण क्या है? विभिन्न संस्कृतियां अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी, जिससे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जिससे समूची मानवता को खतरा पैदा हो गया। यह संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव है। संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण के कारण अपनी संस्कृति के पारस्परिक सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना उसे वैश्विक परिदृश्य में परिष्कृत करना सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहलाता है। यानी अपनी संस्कृति के जो मूल्य है उनको छोड़े बिना, पारंपरिक संस्कृति के मूल्यों को छोड़े बिना वैश्विक परिदृश्य में अपनी संस्कृति को परिष्कृत करना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की कोई दो आलोचनाएं लिखिए। वामपंथियों के अनुसार वैश्वीकरण पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिक को अधिक धनी और गरीब को अधिक गरीब बनाती है। दक्षिणपंथियों के अनुसार, देखो वामपंथी तो कहते हैं कि ये एक पूंजीवाद की अवस्था है जो धनी को अधिक धनी और गरीब को अधिक गरीब बनाती है, जबकि दक्षिणपंथियों के अनुसार वैश्वीकरण से राज्य कमजोर होने के कारण कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और संरक्षण का दौर फिर कायम हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित विश्वव्यापी मंच जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। नव उदारवादी वैश्वीकरण का ये क्या करते हैं? वर्ल्ड सोशल फोरम विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक का आयोजन कब और कहां किया गया? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में पोर्ट अलगेरे, ब्राजील में हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में बंबई, भारत में हुई। वैश्वीकरण के उदय के दो कारण क्या है? प्रौद्योगिकी में तरक्की और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। एलपीजी से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण एक कैसा चर है? प्रवाह चर है। भूमंडलीकरण कैसा चर है? प्रवाह चर है। वैश्वीकरण कैसी धारणा है? बहुआयामी। वैश्वीकरण है वो बहुआयामी धारणा है। वैश्वीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूमंडलीकरण के। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है।